तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन के क्वेश्चन पे मूव कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन बी ऑलमोस्ट कवर कर लिया था, बट अभी एक क्वेश्चन 10 जो बचा हुआ है उसके ऑप्शन बचा हुआ है। हम नॉलेज के लिए हम ऑप्शन के क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं सो दैट एग्जाम में आपको जो ईजी लगेगा वो आप बिल्कुल उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है वो देखिए क्या है। ऑप्शन है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन containing the point I plus 2j minus k and parallel to the lines vector r equal to I plus 2j plus 2k plus s into 2i minus 3j plus 2k equal to 0 and vector r equal to 3i plus j minus 2k plus t into I minus 3j plus k equal to 0। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है, समझना है कि क्वेश्चन किसके विषय में बोल रहा है। यहाँ पर ये एकदम आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन है हमारा डेफिनेटली लाइंस से रिलेटेड है और इसमें हम कुछ लॉजिक लगाने वाले हैं। लॉजिक ये होगा कि जो दोनों लाइन का जो इक्वेशन है इसमें आप देखिए जो सेकेंड पार्ट है एस के साथ और टी के साथ, ये हमें स्टार्टिंग में स्टेप्स में हेल्प करेगा। और ख़ास बात यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो है पैरेलल दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट। जो प्लेन है वो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है एंड पैरेलल टू द लाइंस। तो प्लेन जो है लाइंस के पैरेलल है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस द प्लेन इज पैरेलल, सिंस द प्लेन इज पैरेलल टू द लाइंस, पैरेलल टू द लाइंस। ओके, हमने यहाँ पे जो कंडीशन दिया था उसी को लिखा, सिंस द प्लेन इज पैरेलल टू द लाइंस। सो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर यानी कि s के साथ जो है और t के साथ जो है, तो क्या होगा, सो द क्रॉस प्रोडक्ट of this one 2i minus 3j plus 2k and जो दूसरा वाला पार्ट है t के साथ i minus 3j plus k दिस वन। तो हमने लिखा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर विल बी अ नॉर्मल, टू द प्लेन। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये लॉजिक हमें लगाना है क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है कि जब I क्रॉस जे होता है तो I क्रॉस जे इक्वल टू के होता है, राइट। बिकॉज यहाँ पर ये होगा कि जब I क्रॉस जे होगा तो I क्रॉस जे का जो रिजल्ट आता है वो किसके अलोंग जाता है, अलोंग के जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात होगा कि जब हम इन दोनों वेक्टर का जो क्रॉस निकालेंगे तो ये नॉर्मल होगा, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो यही बात हमने लिख दिया। अब हम इसको आगे मूव ऑन करते हैं। इसको हम जो रिजल्ट वाइज लिखेंगे तो दैट इज़ क्या होगा, दैट इज़ यदि मैं इसके क्रॉस करूं तो क्या हो जाएगा, 2i minus 3j plus 2k, ये चीज़ हो गया। एंड यहाँ पे क्रॉस लगाया i minus 3j plus k, ये इस तरह से हुआ। तो इन दोनों का यदि हम क्रॉस निकालते हैं तो क्या होगा, क्रॉस निकालेंगे तो आपको पता है डिटर्मिनेंट की तरह हम यूज़ करते हैं इसको। डिटर्मिनेंट में आप इसको लेंगे तो कैसे लेंगे, i j k, और यहाँ पर क्या होगा कि आपको देखना है कि i का कोफिशिएंट 2 है, j का -3 है और k का 2 है। तो 2 - 3 2, 2 - 3 2, इधर देखिए 1 - 3 1, 1 - 3 1। इसको कैलकुलेट करिए। हमने पहले भी, इससे पहले के वीडियो में भी हमने इस तरह के कैलकुलेशन किए हुए हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है। पहले हम i को ले लेते हैं, i
आई वाला लेंगे तो आई वाला आपको फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है, फर्स्ट रो को करना है, तो -3 × 1 -3 और फिर माइनस, तो -3 × 2 तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 × 2 = 6, आई वाला कैलकुलेट हो गया, प्लस जे इंटू, देखिए जे वाले में आपने सेकेंड कॉलम छोड़ दिया, फर्स्ट रो छोड़ दिया, तो ये 2 × 1 2 -2 0 हो जाएगा ये, तो ये पार्ट तो ख़त्म ही होने वाला है। एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि हमने प्लस लिया बाय मिस्टेक या माइनस है ये साइन, बिकॉज मैंने बताया था कि जो पहला फर्स्ट आई होता है यहाँ प्लस लेते हैं, फिर ये माइनस लेते हैं, फिर ये प्लस लेते हैं, तो आई वाले को प्लस लिया, जे वाले को हम माइनस लेंगे और नेक्स्ट प्लस लेंगे। इसका भी रीज़न है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आप बताता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट होता है -1 × i + j, मतलब ये आई यहाँ पे नंबर ऑफ रोज़ को दिखाता है और जे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम को दिखाता है। तो यदि मैं जे के पास पहुँचता हूँ तो इसका रो कितना है, इसका रो है 1 और कॉलम कितना है सेकेंड, तो 1 + 2 होगा। तो जब यहाँ पे 1 + 2 होगा तो आप सोच सकते हैं -1 × 1 + 2 यानी कि -1, राइट। तो ये चीज़ याद रखना है कि इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फर्स्ट यदि हम आई का साइन प्लस क्यों लेते हैं कि -1 × 1 + 1 होगा, क्योंकि आई जो है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मेंबर है, तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो उसका साइन प्लस में आएगा। तो आई के लिए प्लस होगा, जे के लिए माइनस होगा, क्योंकि जे का पोजीशन कौन सा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 + 2 3 -1, तो आई के लिए प्लस, जे के लिए माइनस एंड के लिए प्लस। तो यहाँ पे ये माइनस, खैर यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो 0 ही होना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी माइनस रोल प्ले करेगा जिस कंडीशन में यहाँ पर कोई डिजिट 0 के अलावा आएगा, नॉन जीरो नंबर। तो नॉन जीरो नंबर के लिए यहाँ पर साइन जिसका गलत होगा तो गलत हो जाएगा। चलो ध्यान रखना है, आई के लिए प्लस, जे के लिए माइनस और के लिए प्लस। तो प्लस के, और के में हम क्या लेंगे, देखिए थर्ड कॉलम स्किप करेंगे एंड फर्स्ट रो स्किप करेंगे, तो ये होगा 3 × 6 -6 एंड ये होगा +3 है ये, तो अब यहाँ पे +3 ये ले लिया, ठीक है। चेक करके देख लीजिए, हमने लिया था के, तो ये लाइन छोड़ा था और ये छोड़ा था, तो -6 एकदम सही एंड +3 कैलकुलेट करते हैं। तो इसका रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 6 - 3 तो 3i एंड 2 - 2 0, तो ये पार्ट स्किप कर गया, एंड 3 - 6 -3k, राइट। तो अब यहाँ पर हमने ये इन दोनों का क्रॉस निकाल लिया। अब हम इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। इसको यदि हम देखें तो इस रिज़ल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लिख सकते हैं। यदि आपको आई जे के तीनों के फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 3i, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हमने इसको 0 स्किप कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जे पार्ट तो मिसिंग है। तो हमारे पास आ गया 3i - 3k। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने रिजल्ट क्या निकाल लिया, हमने रिजल्ट निकाल लिया दोनों जो वेक्टर थे उनके क्रॉस। अब देखिए इससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, अब जो हमारा टारगेट होगा कि इससे हमको हेल्प मिल जाएगा वेक्टर इक्वेशन निकालने में। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, तो क्या होगा कि आपको अब जो हेल्प करेगा वो हेल्प करेगा ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट, एंड दूसरा चीज हेल्प करेगा कि ये जो प्लेन है किस पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है। तो दिखा हुआ है कंटेनिंग द पॉइंट दिस, तो ये पार्ट हेल्प करेगा, राइट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखने वाले हैं, जो फॉर्म आएगा वो आएगा वेक्टर आर डॉट दिस पार्ट 3i - 3k, ओके, इक्वल टू जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट हमारा मैंने बताया था कि जो ये आपको दिया हुआ था कि प्लेन जो है किस पॉइंट को कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग द पॉइंट दिस, तो i + 2j - k ये पार्ट,
एंड इनका डॉट होगा किसके साथ, जो अभी आपको निकला है 3i माइनस 3k, 3i माइनस 3k। अब यहाँ से हम रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ हम लिख भी सकते हैं 3 यदि कॉमन ले लिया कोई बात नहीं, इसको हम दिखा लेंगे, माइनस कैंसिल कर लेंगे बाद में भी। तो वेक्टर r डॉट 3i माइनस 3k इक्वल टू, अब देखिए जब दो वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है आपको, दो वेक्टर, इनका डॉट निकाल रहे हैं हम, तो डॉट निकालने में आपको ये पता ही होगा कि डॉट जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, कि वेक्टर i डॉट वेक्टर i जो होता है ये 1 होता है, सेम वेक्टर का जो डॉट होता है 1 होता है, और अपोजिट में 0 हो जाता है। तो i डॉट j कोई कहेगा तो 0 हो जाएगा, i डॉट j क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आता है cos थीटा, और जब सेम है तो थीटा 0 होगा, तो cos 0 इक्वल टू 0 होता है। तो अब यहाँ पर cos यहाँ पे हमने ये बोला आपको कि इसमें cos होता है, और cos थीटा जब हम निकालेंगे, और जब थीटा 0 डिग्री होगा, यहाँ पे आप देखिए cos थीटा यहाँ पे 1 यदि मुझे करना है, तो उसके लिए थीटा क्या करना पड़ेगा, cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री 1 होता है। अभी बाय मिस्टेक यदि मैं आपको cos 0 डिग्री में 0 बोला तो वो मिस स्पेल हुआ होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ध्यान रखना है कि cos 0 डिग्री जो है 1 होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, और sin 0 डिग्री 0 होता है, राइट। तो cos में 0 डिग्री जो होते हैं तो 1 होता है। तो यदि मुझे यहाँ पर सेम और सेम की बात करना है, रिजल्ट मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो परफेक्ट है, कि यदि हम i डॉट i निकाल रहे हैं तो i डॉट i का मतलब हुआ कि यहाँ पर थीटा 0 है, राइट, क्योंकि सेम वेक्टर के साथ यदि सेम वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, तो i के साथ i 0 बनाता है, तो i डॉट i में थीटा 0 होगा, cos 0 1 हो जाएगा, राइट। तो थीटा 1 तब होगा जब cos 0 होगा, तो क्योंकि थीटा यहाँ पर 0 डिग्री हो गया। तो इस केस में याद रखना है कि इस केस में 0 क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ थीटा 90 हो रहा है, इस केस में थीटा हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, इसलिए 1 हो गया, और इस केस में जब 0 हुआ तो थीटा 90 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि i और j आपको पता है एक दूसरे के साथ 90 बनाते हैं, और cos 90 क्या होता है 0, इसलिए 0। तो यहाँ पे यदि इसको हम सॉल्व करेंगे, इनको इनके साथ सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व ऐसे होगा कि i के साथ जब i होगा तो 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया ये, और j वाला कोई टर्म यहाँ है नहीं, तो j वाला टर्म तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि j को जब i के साथ करेंगे तो भी 0, और j को k के साथ करेंगे तब भी 0। i को सिर्फ i के साथ करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू 3 3, i को बाकी के साथ k के साथ करेंगे 0, तो सिर्फ k वाला बच गया। तो माइनस k को यदि माइनस 3 के से करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 3 हो जाएगा ये, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 6, इसका रिजल्ट आ गया 6। अब यदि आप यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 कॉमन ले लिया, इसमें से 3 कॉमन लिया उधर करेगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर r डॉट i ओके i माइनस k इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, तो यदि वेक्टर r डॉट i माइनस k इक्वल टू ये हो जाएगा 2, वाई, बिकॉज यहाँ पे 3 यदि कॉमन लेंगे और 3 राइट साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा। ये हमारा क्या हो गया, ये जो रिजल्ट अभी निकला है, दिस रिजल्ट इज द व्हिच इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब हमको इसके बाद हमें निकालना है नेक्स्ट इक्वेशन, कौन सा निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन भी निकल जाएगा। अभी हमने वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर लिया, ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर लिया, इससे हम कार्टेशियन इक्वेशन निकाल देते हैं। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड हो गया, लिख सकते हैं हम, दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। एंड अब हम कार्टेशियन इक्वेशन कर देते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, वो ये होगा कि देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ ये जो i है, राइट, तो i के लिए काम करेगा x, और k की काम करेगा z, बिकॉज i इज अलोंग x एक्सिस, तो x माइनस, और k इज अलोंग z एक्सिस, तो x माइनस z, और यहाँ पर आपको इक्वल टू 2 है, तो x माइनस z इक्वल टू 2। तो इसको हम या तो
इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस जेड माइनस टू इक्वल टू 0। तो ये जो लास्ट में निकला है ये फाइंड हुआ है कार्टेशियन इक्वेशन, एंड ये जो बॉक्स में है ये है हमारा वेक्टर इक्वेशन। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट्स सेक्शन बी फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम लोग मूव कर चुके हैं अपने इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर का सेक्शन सी पे, और सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 11 है पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है इवेलुएट इंटीग्रल लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 2, तो इंटीग्रल -1 to 2 मॉडुलस ऑफ x³ - 3x² + 2x dx। ओके, तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। इस सैम्पल पेपर का फर्स्ट हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। इससे पहले हमने किया है इंटीग्रल बहुत सारे, बट उसमें इनडेफिनिट इंटीग्रल था, लिमिट नहीं थे उसमें। अब हम लोग कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें लिमिट्स होते हैं और लिमिट्स में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे हम सॉल्व करें। तो प्लानिंग ये है कि सबसे पहले जो टर्म दिया हुआ है ना, हमको इसको फैक्टर के फॉर्म में लाना है, जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ था। तो चलिए थोड़ा रफ कर लेते हैं। रफ में ये जरूर देखेंगे कि ये इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा। तो देखिए x³ दिया हुआ है -3x² + 2x, ये दिया हुआ था। अब इसको फैक्टर निकालने के लिए देखिए, ये एक जो फैक्टर थ्योरम पढ़ा था ना, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से देखिए, यदि मैं इसमें 1 पुट कर देता हूँ तो 1 - 3 x के जगह पे 1 पुट कर देते हैं तो 1 - 3 + 2, तो ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने देखा तो P1 हमारा 0 आ रहा है, तो फैक्टर इसका x - 1 हो जाएगा। इसका पहला फैक्टर x - 1 हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, किससे? x - 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। x³ -3x² + 2x में डिवाइड करना पड़ेगा। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये फैक्टर है। ओके, P1 = 0 था, ये कोई बात नहीं, इसका बेनिफिट हम ले चुके हैं। अब यदि हम इससे करेंगे तो ये x² से करेंगे तो ये हो जाएगा x³ -x² माइनस प्लस, तो ये x³ से माइनस कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका -2x² + 2x। अब ये किससे कैंसिल होने वाला है? तो आप देख रहे हैं -2x से हम यदि कर दें तो -2x × x कितना होगा? -2x² और +2x, ये पूरा कैंसिल हो गया, राइट। तो -2x² से +2x² +2x से -2x कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो इस तरह से ये सेकेंड फैक्टर हो गया। तो मैं यदि लिखूं इसको तो क्या होगा, यानी ये जो px है हमारा, इस पूरे पोलिनोमियल को लिखें तो क्या लिख सकते हैं? x - 1 × x² - 2x में से x कॉमन लीजिए तो क्या होगा? यदि x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - 2। तो इस तरह से ये पूरा फाइनली जो फैक्टर बन गया, इसको हम स्टैंडर्ड वे में लिखें तो x × x - 1 × x - 2, ये आपको हेल्प करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मेन क्वेश्चन हमारा है कि यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो I = हमारा हो गया सॉल्यूशन। हम यहाँ पे सॉल्यूशन 11 की बात कर रहे हैं। ओके, तो I = हो जाएगा इंटीग्रल -1 to 2, एंड ये जो मॉड है, मॉड के अंदर में वही पार्ट डाल दीजिए क्योंकि आपने इसको कैलकुलेट कर लिया है, और इसको सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आया है x × x - 1 × x - 2 मॉडुलस dx। ठीक है, अब यहाँ से यदि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखें तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास इसके लिमिट्स जो दिया हुआ है, लोअर लिमिट -1 to 2, इसको हम इंटरवल में ब्रेक करेंगे। 2-3 इंटरवल बनाएंगे कंफर्टेबल। तो एक इंटरवल इसका हम लोग बनाते हैं ऐसे -1 to 0, ओके, मॉड x × x - 1 × x - 2। नेक्स्ट लेते हैं 0 to 1 मॉड x × x - 1 × x - 2, एंड थर्ड लेते हैं 1 to 2 मॉड x × x - 1 × x - 2 dx। यहाँ पर हम इस पार्ट को
हटा देते हैं, इसका यूज कर चुके हैं हम लोग, राइट। और यदि हमें यहाँ इसको लिखना है तो हम इसको अलग जगह पे लिख देते हैं। पी एक्स हमारा निकला था x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, राइट। तो ये यहाँ पे हमने देखा, मॉड क्लोज कर दीजिए एंड डी एक्स, ओके। तो अब यदि मैं इसको एक चीज़ देखूं तो तीन हमारे पास हो गए। तीन मैंने कैसे ब्रेक किया, पहले लिया -1 to 0, फिर लिया 0 to 1, क्योंकि आपको फाइनली पहुंचना है -1 से 2 तक जो आपका लिमिट है। तो पहले -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, और अब फंक्शन तो वही रहेंगे हमेशा, x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, 3 बार हमने लिया। अब क्या होगा, ये इसके साइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि -1 से 0 की जब हम x की वैल्यू -1 से 0 होगा तो मॉड यहाँ पर दो बात होगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मॉड की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी और निगेटिव कब होगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें मॉड वाले जब इंटीग्रल आता है तो हमें मॉड वाले में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना होता है कि हम साइन पे फोकस करें कि मॉड क्या होता है, कि मॉड के अंदर जब ये चीज़ आपको याद रखना है, लेस देन 0 होता है, मॉड के अंदर जब लेस देन 0 होता है तो वो रिज़ल्ट आपको किस में देगा, माइनस में देगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉड एक्स का दो वैल्यू हम जानते हैं ऑलरेडी कि मॉड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स कब, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, एंड मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ध्यान रखना है, इफ़ x इज़ लेस देन 0। ये केस आपको हेल्प करेगा। तो ये देखना है कि जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच होगा तो ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट, यदि ये पार्ट लेस देन 0 होगा तो ये इसका रिजल्ट माइनस मिलेंगे। 0 से 1 के बीच यदि इसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फिर हम निगेटिव में लेंगे यदि लेस देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव में लेंगे। फिर सेम कहानी यहाँ भी होगा। चलिए यहाँ देखते हैं। तो यदि हम i इक्वल टू, इसमें देखें इंटरवल आप चेक करिए, -1 से 0 के बीच में जब आप लेते हैं, ठीक है, -1 से 0 के बीच का मतलब होता है 0 से लेस, तो 0 से लेस जब ये होगा तो निगेटिव हो गया, तो ये निगेटिव हो गया, नेगेटिव माइनस नेगेटिव नेगेटिव ही होगा, ये नेगेटिव माइनस नेगेटिव नेगेटिव ही होगा। तो एक तरह से ये तीनों नेगेटिव है, तो फाइनल आंसर ये मॉड के अंदर में नेगेटिव में आ रहा है, तो लेस देन 0 तो इसका आउटकम माइनस में आएगा। तो ये आपका माइनस, और माइनस को बाहर ही कर देते हैं, इंटीग्रल ये हो गया -1 to 0, और इसको हम नॉर्मली या ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज मॉड का काम हो गया, मॉड ने डिसाइड कर दिया कि मॉड की जो वैल्यू माइनस में आ रही है तो माइनस मैंने बाहर कर दिया। तो अब यहाँ पे आप मॉड हटा सकते हैं और x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू को नॉर्मल फॉर्म में लिख लीजिए जैसे आपका पहले था। तो नॉर्मल फॉर्म था x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये हमने लिखा dx। अब आप इसमें आते हैं, नेक्स्ट वाले में आते हैं। देखिए 0 और 1 के बीच, तो जब ये इंटरवल, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो ये ध्यान रखना है कि 0 और 1 के बीच का मतलब होता है कि यहाँ पर x हमारा पॉजिटिव है। तो यदि ये पॉजिटिव है और 0 और 1 के बीच में यदि होगा, उसमें से 1 आप माइनस करते हैं तो ये नेगेटिव में आ जाएगा ये पार्ट। फिर 0 और 1 के बीच में x है और उसमें -2 कर दें, ये नेगेटिव में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, फाइनली पॉजिटिव में आ रहा है। तो मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव में मॉड को लिया जाएगा। तो यहाँ प्लस रहेगा, इंटीग्रल 0 to 1, एंड ये फिर से आपका मॉड अब हटा देना है और यहाँ पर आप लिख दीजिए x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट थर्ड को भी हम यहाँ एडजस्ट कर ही देते हैं बिकॉज ये थर्ड पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट में आ गया इंटीग्रल -1 to 0, 0 to 1 एंड 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2। अब यहाँ पे देखने में से दिख रहा है 1 to 2 का मतलब ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, 1 और 2 के बीच। तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पे ये देखिए पॉजिटिव है, 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू डालिए, मान लीजिए हाफ ले लेते हैं तो हाफ -1 करेंगे, ठीक है, 1.5 सॉरी, हाफ तो खैर 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, हाफ हम यहाँ ले सकते थे, यहाँ नहीं ले सकते हैं, यहाँ 1 और 2 के बीच का मतलब 1.5 ले सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लिया तो पॉजिटिव, 1.5 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव, एंड 1.5 माइनस 2 निगेटिव, ये फाइनली निगेटिव में आ रहा है। तो ये मॉड के अंदर माइनस में आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, जब लेस देन 0 होता है तो -x आता है, तो ये याद रखना है कि माइनस में आ जाएगा ये।
तो थर्ड वाला जो है माइनस में आएगा, जैसे ही माइनस में आएगा ये पार्ट, तो माइनस में आने पर ये जो माइनस बाहर आएगा तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हमारा माइनस हो गया। ठीक है, तो ये हम माइनस हो गया, तो यानी कि दो पार्ट हमारा नेगेटिव हो गया। फर्स्ट पार्ट माइनस में है, सेकेंड पार्ट प्लस में है, थर्ड पार्ट माइनस में। थर्ड पार्ट माइनस क्यों हुआ मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 1 और 2 के बीच का मतलब ये पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव, अगर 1 और 2 के बीच में 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, एंड 1 और 2 के बीच में यहाँ पे हम डालेंगे 1.5 माइनस 2 ये नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो फाइनली नेगेटिव। अब यहाँ पर ये हम सेम पार्ट लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx, ये चीज़ हो गया। देखिए अब ये समझ लीजिए कि आप थ्योरी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब इसमें कैलकुलेशन पार्ट बचा है। कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन अलग कर लीजिए, इसका कैलकुलेशन अलग करिए और तीनों की वैल्यू डालिए। तो एक काम करते हैं, इसको I1 मान लीजिए, बेस्ट तरीका I1, I2, I3। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से I1, I2, I3 को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको फाइंड करते हैं। जो I1 सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए I1 जो हमारा हो रहा है, I1 को सॉल्व कर लेते हैं। I1 क्या है, -120 एंड ये है एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। अब ये देखिए, यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक काम कर लेते हैं, आप इसमें डायरेक्ट रिजल्ट लिखिए और ये देखिए कि एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, एक्स एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार देख लीजिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे कॉन्स्टेंट यूज़ नहीं होगा बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो हम इससे इतना ही यूज़ कर लेंगे। तो यदि यहाँ पे चूँकि हमने फॉर्मूला बताया तो प्लस कॉन्स्टेंट लिख रहे हैं बिकॉज नॉर्मली हम इंडेफिनिट के हेल्प से फॉर्मूला बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स की पावर 3 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला लगाइए 3 + 1 बाई 3 + 1, तो एक्स टू द पावर 4 बाई 4। फिर इस तरीके से सेम इसका करिए, 3x स्क्वायर का तो क्या होगा माइनस एक्स क्यू बाई 3, 3 कैंसिल, तो माइनस एक्स क्यू प्लस यहाँ पे देखिए x का निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल तो एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा हो रहा है और इसमें इंटरवल लगा दीजिए -1 to 0, -1 to 0। तो इसमें हमने ये कर लिया। और यदि आप इसमें देखें तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ना, हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया तो रिजल्ट लिख दिया बॉक्स में। और जो यहाँ पे अपर माइनस लोअर होगा, यानी जितने भी एक्सप्रेशन के अंदर में x आया हुआ है सभी में x की जगह पे एक बार आप 0 पुट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस, फिर इन सभी में आप -1 पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं। जब आप 0 पुट करेंगे तो सोचिए 0/4 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 डालने में पूरा 0 हो रहा है, राइट, माइनस। जब हम -1 डालेंगे तो -1 डालने के बाद एक ब्रैकेट डालिए बिकॉज ये अपर माइनस लोअर होता है, तो अपर की वैल्यू डाल दिया, माइनस के बाद ब्रैकेट, और फिर इसमें जो वैल्यू आएगी ब्रैकेट में डाल देते हैं -1। तो x के प्लेस पे -1 पुट करते हैं। -1 को आप 4 टाइम्स करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/4। फिर -1 को 3 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, -1 को 3 टाइम्स करेंगे तो -1, तो +1। -1 को 2 टाइम करेंगे तो कितना होगा, 2 टाइम करेंगे तो +1 होगा, तो +1। ये यहाँ पर सॉल्विंग के कगार पे आ गया। तो 0 माइनस है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी भी लिखते हैं 0 माइनस 1 + 1 2 एंड 2 + 1/4। 2 + 1/4 कितना होता है देख लीजिए, 2 + 1/4 का मतलब 2 1/4, राइट। तो इस तरह से 9/4 हो रहा है। तो 0 माइनस 9/4, तो फाइनली रिजल्ट जो आ गया -9/4। ये किसका रिजल्ट आया, I1 का।
यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, I1 हमें निकल गया -9/4। ठीक है, अब हम लोग I2 पे आ जाते हैं। I1 फाइंड कर लिया। इस तरह से अब I2 फिर I3 तीनों की वैल्यू डाल देंगे। देखिए I2 क्या होगा, I2 है हमारा 0 to 1 एंड फिर से सेम कहानी, x³ - 3x² + 2x dx। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगा कि जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, यदि आपको लग रहा है कि कोई इंटीग्रेशन में ज़्यादा एक्सप्रेशन है तो I1, I2, I3 कर लेने से क्या होगा कि मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। हम चाहेंगे तो एक साथ कर सकते हैं बट फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा, तो आप ब्रेक करके करें, कंफर्टेबल बना के करिए, ज़्यादा ईजी होगा और गलती कम आपको होगा। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट तो ये यहाँ पर सेम ही आना है। फिर से आप देखिए एक्सप्रेशन वही रहेगा, अंदर में तो कुछ नहीं चेंज होने वाला, तो ये x4/4 ही है। ओके, और यहाँ पर भी -x³ ही रहेगा प्लस, और यहाँ पर भी सेम कहानी x² ही रहेगा, और लिमिट लगा दीजिए, लिमिट जो भी है 0 to 1। तो 0 to 1 जब लगाएंगे तो कैलकुलेट करते थे कितना आ रहा है, देखिए 1, इस बार 1 रखना है आपको, अपर माइनस लोअर हमेशा होता है, राइट। तो 1 जब डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 -1 + 1 ये होल ब्रैकेट एंड माइनस सब में 0, तो 0 - 0 0 सारे 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट देखिए -1 से 1 भी कैंसिल हो रहा है, तो 1/4 आ रहा है। तो आपको ये I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, हमारा I2 निकल गया 1/4। अब I3 निकाल लेते हैं, यही निकाल लेते हैं। तो I3 इक्वल टू हो गया फिर से 0 to 1, सॉरी इसका लिमिट दूसरा था, इसके लिमिट थे डिफरेंट 1 to 2। तो I3 का लिमिट है 1 to 2 एंड एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, x³ - 3x² + 2x, x³ - 3x² + 2x dx। थोड़ा कैलकुलेट कर देते हैं तो फाइनली रिजल्ट वही रहेगा। अंदर में आप 2 बार कर चुके हैं सॉल्व, जो पार्ट आपने किया वही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। तो x4/4 - x³ + x², और इसका लिमिट है 1 to 2। इस बार थोड़ा कैलकुलेट होगा तो कैलकुलेट यहीं कर लेते हैं। देखिए जब 2 डालेंगे तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 की पावर 4 हो रहा है 2 × 2 × 2 × तो आपको 4 ही बच रहा है ऊपर में, बिकॉज 2 आप 4 बार लिखने, तो एक बार तो 4 ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार 2 × 2 बच जा रहा है। अब यहाँ पे फिर से 2 डालिए, 2 का क्यूब 8 होता है तो -8, फिर 2 डाल रहे हैं 4, तो ये आपका अपर लिमिट वाला काम हो गया। ठीक है, तो ये आप स्मॉल ब्रैकेट ही यहाँ यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लिया माइनस। अब जब 1 डालेंगे तो क्या होगा, 1 डालेंगे 1/4 -1, ओके, -1 + 1, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 ही रहने देते हैं। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर भी देखिए 4 + 4 कितना हो रहा है, 4 + 4 8, 8 - 8 0, 0 - 1/4 -1/4 आ गया। यानी हमें I3 की वैल्यू मिल गई, और I3 की वैल्यू कितनी मिली, I3 की वैल्यू को बॉक्स में लिख देते हैं, I3 की वैल्यू मिल गई -1/4। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों वैल्यू निकाल लिया। अब हम फाइनल कैलकुलेट कर देते हैं, I3 को भी लिख लेते हैं। I3 हमें यहाँ से निकल गया -1/4। तो फाइनली जब आप इसको डालेंगे तो आपका रिजल्ट आ गया। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। डेफिनेट इंटीग्रल में मॉड वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो मैं आपको ये ज़रूर इंडिकेट कर रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन को बहुत ही सीरियसली प्रैक्टिस कर लें। मॉड वाले क्वेश्चन, अभी तो ये अलजेब्रिक फंक्शन में आया, मॉड वाले क्वेश्चन साइन x के फॉर्म में, cos x के फॉर्म में, tan x के फॉर्म में भी आ सकता है।
तो मॉड के फॉर्म में आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है, अलजेब्रिक भी आ सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक भी आ सकते हैं और डिफरेंट आ सकते हैं। तो फाइनली जो है हमें आई का रिज़ल्ट क्या हो गया, देखिए यहाँ पे I1 का रिज़ल्ट जो आया था डाल दीजिए। I1 का रिज़ल्ट आया था, आपको ये ध्यान रखना है कि हमने जो भी कैलकुलेट किया है सिर्फ I1 को कैलकुलेट किया है, ये ध्यान रखना है। हमने सिर्फ I1 को कैलकुलेट किया, तो ये माइनस भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो माइनस तो है ही है ये, और फिर ये I1 का रिज़ल्ट कितना है -9/4। फिर आते हैं I2 पे, प्लस I2 का रिज़ल्ट कितना है 1/4। फिर है आपका -I3, तो माइनस और I3 की वैल्यू में ऑलरेडी पहले से देख लीजिए, चेक करिए। I3 में पहले से आपको आ रहा है -1/4, तो -1/4। अब जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस 9/4 प्लस 1/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4। तो अब ये कैलकुलेट हो रहा है, देखिए 4 4 4 सेम ही है, लाइक फ्रैक्शन, तो बहुत इजी। 9 + 1 10 + 1 11, तो ये 11/4 जो आया ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज 11/4 फाइनल आंसर। और चूंकि हम क्या फाइंड कर रहे थे, इंटीग्रल को फाइंड कर रहे थे, तो इसमें कुछ हमें यूनिट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली आई का रिजल्ट ये आ गया एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, होप आप लोग को समझ में आया। हम लोग मूव करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और डेफिनेटली हम लोग अब सेक्शन सी को ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी फिनिश करें, और आप लोग इन क्वेश्चंस को रिटन प्रैक्टिस करिए, सो दैट ये क्वेश्चन आपका पूरा तैयार रहे, ताकि एग्ज़ाम में जब आए तो ये क्वेश्चन आप बढ़िया से सॉल्व करें और एकदम अच्छा स्कोर करें। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव कर चुके हैं। क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12 है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द लाइन x + y = 2 and the parabola y² = x and the x-axis। ओके, तो क्वेश्चन में क्लियर है कि हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है y² = x, ये पैराबोला है, और लाइन दिया हुआ है x + y = 2। दो तरह के हमारे पास डायग्राम आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक तो लाइन है x + y = 2, और दूसरा पैराबोला दिया हुआ है। पैराबोला क्या दिया है? y² = x। ये जो है y² = 4x के फॉर्म में है, जो कि x एक्सिस के अलॉन्ग, पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा, y² = 4ax। तो इसका ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, OX के अलॉन्ग ये पैराबोला हमारा सिमेट्रिकल है और x एक्सिस है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसके लिए समझते हैं कि जो हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम वही करते हैं, सॉल्विंग the equation of line and equation of parabola। देखिए अब यहाँ पर मेरा ये क्यों मैंने फोकस किया पहले नंबर पे, सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बिकॉज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये एरिया जब हम निकालते हैं, एरिया जब इंटीग्रेशन के हेल्प से निकालते हैं, तो हमें याद रखना होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि हमें एक्यूरेट मिल जाता है तो हम उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट अच्छे से लगा पाते हैं, करेक्ट लगा पाते हैं, और फिर हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाता है। तो ये AOI है, एरिया ऑफ इंटीग्रल का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। तो देख समझते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे सॉल्विंग करते हैं। तो पहला हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो x + y = 2 था, राइट, और जो पैराबोला था वो y² = x था। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि इसमें दोनों को सॉल्व करने में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये देखिए x की वैल्यू है y², ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, जिसको सॉल्व करेंगे तो x के प्लेस पे y² यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, ये y² + y = 2, यानी ये हो जाएगा y² + y -2 = 0। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो क्या होने वाला है, ये आपका होगा जो हम नॉर्मल जूनियर क्लास में सीखा था, उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा y² + 2y -y -2 = 0। फाइनली हमारे पास दो फैक्टर बन गए,
y कॉमन लिया y प्लस 2, -1 कॉमन लिया y प्लस 2 इक्वल टू 0। फाइनली हमने y प्लस 2 दोनों में कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दिख रहा है कि हमें y की दो वैल्यू मिल गई, y का एक वैल्यू -2 मिला एंड y का एक वैल्यू 1 मिला। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो हमारा पार्ट है ना इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। तो जब आप y की वैल्यू -2 डालते हैं, चलिए 1 ही ले लेते हैं पहले, y की वैल्यू जब 1 डालते हैं तो 1 डालने पे x कितना आएगा आपको, 1 ही आएगा, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1। और जब y की वैल्यू आप -2 पुट करते हैं तो x यहाँ से क्या आएगा, x जो आएगा -2 का स्क्वायर आएगा, तो क्या होगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दो पॉइंट मिल गए। दो पॉइंट कौन कौन से मिल गए देखिए, तो इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही मिल गए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, देखिए पहले तो हमेशा x लिखते हैं ना, तो x 1 है तो यहाँ एक 1 y 1 है, तो एक पॉइंट मिल गया 1 1 और दूसरा पॉइंट मिल गया 4, -2। तो इस तरह से हमने देखा कि दो पॉइंट हमें मिल गए और यही हमें चाहिए था। तो अब हमें मेन बात यहाँ से हो गया। अब हम दूसरे मुद्दे पे चलते हैं, मेन चीज़ डायग्राम। इसका एग्जैक्ट डायग्राम हम बना लेंगे और जब डायग्राम बनेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट आपको हेल्प करेगा। ये जो पॉइंट अभी निकला है मेरा, एक पॉइंट निकला है 1,1 एंड दूसरा निकला है 4, -2। ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम में क्या होगा कि आप ये सोचिए कि इस तरह से हमने लिया y एक्सेस, ये है हमारा x एक्सेस और एक डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस 1, 2, तो इधर भी आप उतने ही डिस्टेंस पे लेंगे, -1, -2 और इधर भी आप लेंगे -1, -2, इधर भी होगा 1, 1, 2। चलिए 3 तक ले लेते हैं, कोई ज़रूरत पड़ सकता है तो ले लेंगे, बट हमें ज़रूरत तो पड़ेगी बिकॉज 4 भी तो लेना है, बिल्कुल डेफिनेटली। तो हमें और लेना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, -3, -4, -3, -4 और इधर भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 4, राइट। तो इस तरह से हमने x एक्सिस y एक्सिस को ले लिया। ये हमारा x o x डैश, ये हमारा y o y डैश। यहाँ पे देखते हैं कि जो लाइन है, सबसे पहले इस लाइन पे फोकस करिए, जो x + y = 2 है, ये लाइन का कैसा स्ट्रक्चर होगा थोड़ा सा देख सकते हैं। तो यदि मैं इसमें देखूँ x + y = 2 का लाइन, तो यदि मैं x 0 डालता हूँ तो क्या होगा, 0 + y = 2, तो y की वैल्यू 2 आ रही है। यानी इसमें जो पॉइंट बनेंगे ये बनेंगे, यदि मैं x को 0 लूँगा तो y 2 बनेगा, और यदि मीन्स x को 0 लूँ तो y 2, और यदि मैं y को 0 लूँ तो x 2 होगा। तो इस तरह से ये इन दोनों पॉइंट से पास करेगा। तो ये जो लाइन है x + y = 2, आप देख सकते हैं कि हम 0 के हेल्प से इजीली हेल्प ले सकते हैं कि 0 तो y 2 होगा, क्योंकि 0 + 2 = 2। तो जब भी ये पास करेगा, ये x + y = 2 जब भी पास करेगा तो 0 2 या 2 0 से, तो ये x एक्सिस पर 2 0 को टच करेगा और y एक्सिस पर 0 2 को। तो लाइन कैसा बनेगा देखिए, लाइन क्लियरली मैं इसको डिफरेंट कलर से सेट कर देता हूँ। इसकी लाइन बनेगी ऐसे, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको रिसेट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैनुअली बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आप एग्ज़ाम में जब भी डायग्राम बनाएं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पेंसिल यूज़ करें, सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। ये 2 था, और ये वाला जो पॉइंट है ये इस तरीक़ा से ये जाएगा, और ये हम इसको इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा है तो कोई बात नहीं,
ये जो लाइन है क्लियरली ये लाइन किसका है, ये लाइन है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 2 का लाइन है, राइट। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2 का लाइन है। अब देखिए दूसरा जो पैराबोला आपको पास करेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जो पैराबोला इसको इंटरसेक्ट करेगा, तो हमने पॉइंट निकाला हुआ है, देखिए 1 1 और 4 माइनस 2, तो 1 1 पे ही मिलने वाला है। तो 1 1 पॉइंट कहाँ से जा रहा है, देखिए हम देख सकते हैं ये पैराबोला जब भी इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को तो 1 1 पॉइंट हमारा आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ ये इस तरह से आ रहा है 1 1 1, दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा 1 1 को शो कर रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं 4 माइनस 2, 4 कहाँ पर रह रहा है, देखिए 4x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू कितनी है -2 है, तो -2 देखिए ये टच करेगा, यदि इसको मैं देखूँ तो यहाँ जा रहा है, अराउंड आइडिया लगाइए, तो ये यहाँ पे टच कर रहा है अराउंड, ठीक है, नियरली, तो ये इस पॉइंट को टच कर रहा है, यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा, ये जो पॉइंट बनेगा, तो पैराबोला इस तरह से जाएगा कि ये टच करता हुआ जाएगा। तो हम पैराबोला को ले लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि पैराबोला, इसीलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे पहले निकालना पड़ेगा, बाद में निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप बाद में नहीं निकाल सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने पैराबोला को बना लिया, थोड़ा टेढ़ा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा। और ये पॉइंट मेन है, मैटर करता है। ये पॉइंट हमारा क्या था, यहाँ पे जो मेरा पॉइंट था वो था 1,1, देख लीजिए ये 1,1 था, और दूसरा पॉइंट था 4,-2, ये वाला पॉइंट था 4,-2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कंडीशन जो दिया हुआ था, कंडीशन दिया हुआ था कि आपको 3 तरह का बात दिया हुआ है कि एक तो पैराबोला, दूसरा ये लाइन एंड तीसरा एक्स एक्सिस, तो ये तीनों मिलाकर जो रीजन बन रहा है ये सामने में दिख रहा है, ये पार्ट हमारा, इसको हम सेट कर देंगे और सेट कर देते हैं डेफिनेटली। ये आप देखिए ये पार्ट जो है ना, ये हमारा एरिया ऑफ सेडेड रीजन, यही मुझे फाइंड करना है, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। तो इसमें क्या होगा कि यदि मैं इसको फाइंड करना चाहता हूँ ये एरिया ऑफ सेडेड रीजन, तो असली पॉइंट यही है, और इसमें इसको हम 2 पार्ट में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट देखिए डिवीज़न कर देते हैं, यदि आपको दिख रहा होगा तो इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए, OA, इसको B ले लीजिए, दिस पॉइंट इज B, OAB, राइट, OAB। और यदि मैं इस पॉइंट को भी कुछ मान लूँ, C मान लेता हूँ, कुछ भी सपोज कर सकते हैं, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया है, हमें फाइंड तो करना है OAB, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करें तो ये हो जाएगा OAC एंड ABC, इन दोनों एरिया को ऐड करेंगे, यही मेरा रिजल्ट है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डायग्राम पार्ट तो क्लियर हो गया, अब सीधा कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लॉटिंग द कर्व्स, प्लॉटिंग द कर्व्स, ओके, हमने कर्व्स को प्लॉट कर दिया, तो क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 2, हमने 2 किया था, x प्लस वाई इक्वल टू 2, एंड दूसरा जो था क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये पार्ट ये जो था हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो 2 को किया, वी नोटिस that we have to find the area of shaded portion, shaded portion। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारा, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन
इक्वल टू कितना, ये एरिया आप ये लिख सकते हैं, एरिया ओ ए बी, ओ ए बी, जिसको कि ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, एरिया ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी प्लस एरिया ए बी सी। अब देखिए इसमें खास बात क्या होगा कि जब एरिया ओ ए सी लेंगे तो एरिया ओ ए सी में जो कौन सा कर्व रोल प्ले करेगा, ये जो पैराबोला का है, ठीक है, दिख रहा है आपको। और जब एरिया ए बी सी लेंगे तब कौन सा रोल प्ले करेगा, तब जो ये लाइन है ना वो लाइन रोल प्ले करेगा। तो ये हमें ध्यान में रखनी है। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, दोनों एरिया को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन तो हमने समझ ही लिया है, देखिए तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया यानी ए इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल। आप देखिए जब हम ये एरिया ले रहे हैं एरिया ओ ए सी, तो इसके लिए इंटीग्रल में लिमिट कहाँ से लगेगा, 0 to 1, राइट। तो 0 to 1 और इसमें कर्व कौन सा आ रहा है, कर्व आ रहा है ये वाला पैराबोला वाला। तो पैराबोला का कर्व कौन सा है, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से वाई निकालिए तो रूट एक्स हो जाएगा, तो रूट एक्स डी एक्स, ये यहाँ पे हो गया प्लस। दूसरा वाला एरिया कौन सा होगा, एरिया ए बी सी। तो इसका लिमिट कितना है, 1 to 2, 1 to 2। और इसमें हम लाइन देखिए कौन सा रोल प्ले करेगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि एरिया जब ए बी सी निकालेंगे तो लाइन जो है लाइन का इक्वेशन रोल प्ले करेगा ए बी सी एरिया निकालने के लिए। तो एरिया ए बी सी निकालने के लिए लाइन का इक्वेशन देखिए, लाइन है हमारा यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से y फाइंड करिए तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू 2 माइनस एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट में dx हो गया। अब इसको सॉल्व करिए और आपका रिजल्ट आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, बताइए रूट एक्स को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, रूट एक्स को सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 एंड नीचे भी हाफ प्लस 1, तो x टू द पावर 3/2। तो ये 2/3 और x टू द पावर 3/2 एंड ये पता है 2/3 कांस्टेंट है, बाहर ही कर दीजिए और सीधा इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 to 1 लगा दीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ये 2 माइनस एक्स है, इसको बारी बारी से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब 2 dx करेंगे तो 2 बाहर dx का x हो जाएगा, तो 2x माइनस x को करेंगे तो क्या हो जाएगा, x²/2, राइट। x का इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 + 1, नीचे 1 + 1, तो x²/2 ये पार्ट हो गया, इंटीग्रेशन पार्ट हो गया। लेकिन लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो लगाना ही है 1 to 2। ये फाइनल आंसर जब आएगा तो स्क्वायर यूनिट लगा देंगे बिकॉज हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 2/3 हमारा बाहर ही रहेगा और यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो यदि x के प्लेस पे 1 डालेंगे तो 1 टू द पावर एनीथिंग इज़ 1 एंड माइनस जब एक बार 0 डालेंगे तो 0 टू द पावर समथिंग 0 हो जाएगा। तो ये पार्ट तो यहाँ ख़त्म हो गया। अब देखिए होल पार्ट में आपको 2 डालना है, तो 2 डालेंगे तो 2 × 2 कितना होगा, 4 माइनस, फिर जब 2 डालेंगे तो 2 × 4 तो 2 ही रह गया, ये अपर लिमिट हमने डाल दिया, फिर माइनस ब्रैकेट डालिए, लोअर लिमिट 1 डालेंगे तो 2 × 1 2 माइनस 1 डाल रहे हैं 1/2, ये आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए बिकॉज सॉल्विंग कर रहे हैं। तो 1 - 0 1 तो 2/3 प्लस 4 - 2 इज़ 2। कैलकुलेशन जब भी करिए तो आप ये याद रखिए कि कभी कभी हमें बच्चे की तरह भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 12th में चलेगा तो हम कुछ फ्लाई नहीं कर सकते, हमें बेसिक चीज़ें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 4 - 2 2। अब देखिए 2 - हाफ करेंगे कितना होगा, 2 - हाफ यदि करते हैं तो 1.5 यानी कि 3/2, तो -3/2, ठीक है। और फाइनल आंसर अब जब है यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि नेक्स्ट यहाँ पे कर लेते हैं, यानी कि एरिया फाइंड कर रहे थे तो एरिया इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2/3 एंड 2 - 3/2। तो ये ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये याद रखिए 2 है और 3/2 है, 3/2 मीन्स होता है 1.5, ओके, एंड 2 है तो ये हाफ ही बचेगा, हाफ, तो प्लस 1/2। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं तो 6, ओके,
नॉर्मल कैलकुलेशन है 6 4 3, तो एरिया जो मुझे मिल गया फाइनली वो हो गया 7/6 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो होता है स्क्वायर यूनिट में होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से कंसंट्रेट किया, फोकस किया, अपना टाइम दिया। तो सभी स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि आप इसको 2 बार प्रैक्टिस करें, एक बार में नहीं हो रहे तो 2 बार करें, लेकिन ये याद रखें कि यदि आप हेल्प से किए हैं तो आप विदाउट हेल्प भी करके देखिए कि हो रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं आपसे अदर क्वेश्चंस के लिए।